हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी संविधान की क्लास चल रही है, जिसके अंतर्गत हम आप सभी के लिए ज़ीरो टू हीरो वाला हम ये एपिसोड लेकर आए हैं। और हमारी जो तैयारी है वो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले वाली जो 3 वीडियो हैं वो देख चुके होंगे। आज ये 4th लेक्चर है और ये 4th लेक्चर के बाद भी थोड़ा सा हमारा कार्य रह जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा कार्य थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर नहीं तो ये भारत का संवैधानिक विकास का जो पोर्शन चल रहा था थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, पर आज हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो भारत परिषद अधिनियम ये कब आया था? ये विभाजन के बाद आया था। विभाजन किसका? बंगाल का भी नहीं कह सकते, हिंदू और मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ था, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आई थी। तो आज हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ये मेन 1909 का जो हमारा अधिनियम है इसको हम तैयार करते हैं। भारत देखो ये क्या दे रखा, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या किया गया था, इसके अंतर्गत हम देखते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या लिख रखा है। इस अधिनियम को तत्कालिक भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यानी कि जो मार्ले थे इन्हीं के वायसराय, जो ये वायसराय थे ना मार्ले, जो तत्कालिक वायसराय का मतलब क्या है, यानी कि जो उस समय प्रेजेंट में थे। कौन थे? 1909 में कौन थे? मार्ले जी थे। इन्हीं के नाम पर क्या आया, एक मार्ले मिंटो एक्ट सुधार नाम से अधिनियम आया, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। आई बात समझ में? मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। यानी कि मुसलमानों को अलग कर और इनके अंतर्गत क्या था कि उनकी 1909 की जो मेन स्ट्रेटेजी थी ना, यही थी कि जो भारत में फूट डालो और राज करो, यानी कि मुस्लिमों को बिल्कुल अलग कर दो और हिंदुओं को अलग कर दो और इनमें फूट डालो और इन पर राज करो। अब क्योंकि उनके पास सारे ऑप्शन तो खत्म हो गए थे 1857 की क्रांति के बाद, इनके पास इतनी वो चीज़ें नहीं बची थी। अब आदमी थोड़ा जागरूक होने लगा था। ठीक है, और जागरूक होने लगा तो थोड़े सचेत होने लगे थे, और सचेत होने के साथ साथ ये सोचते थे कि अब हम इन पर और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे राज करा जाए। तो अब एक ही ऑप्शन था इनके पास कि इनमें आपस में ही लड़ाई कर पाओ। ये कहीं हद तक इस चीज़ में सफल भी हुए थे, पर राज करने में ये फिर सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि भारत की जनता समझ गई थी इनकी हरकतों को। फिर उसके बाद क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड, तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, जो परीक्षा की दृष्टि से एक बार इस पर नज़र डालते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1919 जो 1909 का अधिनियम आया वो किस लिए आया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। और 1909 के को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 के को मार्लो मिंटो एक्ट कहा जाता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, 1909 के को मार्ले मिंटो एक्ट, ये कौन सा है? 1909 का। ठीक है, पर जो भारत सरकार अधिनियम 1919 से के क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। परीक्षा दृष्टि से एक नज़र डालेंगे। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? जो भारत पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, देखो अनुमति जो थी सदन में बैठने की, वो हमारी अब से पहले ही दे दी गई थी। ठीक है, वो कौन से अधिनियम के द्वारा दी गई थी? हमारे इससे पहला अधिनियम जो था उसके अंतर्गत क्या दे दी गई थी? 1892 में
प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, बस खाली उसमें बैठने का अधिकार था। जो विधि प्रक्रिया या विधि निर्माण के बारे में जो कानून बनेगा या फिर उसके बारे में बस ये खाली बैठ सकते थे वहाँ पे। पर मत अधिकार देने का अधिकार जो इनके पास आया वो सब 1919 में आया, 1909 में, सॉरी, कब आया, 1909 में आया। फिर उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो स्टार्ट की गई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। जो हमारी केंद्र की द्वैध में शासन की व्यवस्था थी वो कब की गई, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई, उत्तरदायी और द्वैध शासन, जब कभी भी द्वैध आ जाए या फिर केंद्र आ जाए तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे, 1919 लगाओगे। और खाली भारत में शासन की स्थापना या फिर भारत में प्रश्न पूछने की स्थापना 1909 के अंतर्गत की गई। ठीक है, अगर खाली भारत में पूछे तो 1909 ऑप्शन में आएगा, और केंद्र में पूछे या द्वैध में पूछे तो हमेशा ऑप्शन में क्या आएगा, हमारा 1919 आएगा। आई बात समझ में, तो 1919 का शासन अधिनियम। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे, द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनी कार्टिज थे। कौन थे, लियोनी कार्टिज थे। कौन थे, लियोनी कार्टिज थे। कौन, द्वैध शासन के जन्मदाता, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे, लियोन कार्टिज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से जो फैक्ट बताता हूँ ना उनको तो हमेशा याद रखा करो। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन में सीधे सीधे बनते हैं पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दी गई। जो प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली, अब देखो द्वैध शासन लागू कब हुआ, द्वैध शासन लागू हुआ 1919 में। ठीक है, द्वैध शासन की बात क्या करी थी मैंने कि 1919 में। ठीक है, लागू हुआ था ये, लागू 1919 में, सॉरी इरेजर कहाँ गई, 1919 में। तो ये समझ में नहीं आता साला हो क्या जाता है इसमें, 1919 में। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की जो स्थापना थी प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दी गई, 1935 के द्वारा ये समाप्त कर दी गई। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दी गई, 1935 के द्वारा समाप्त करी, 1935 के द्वारा लागू की गई, 1919 के द्वारा। ठीक है, और खाली भारत सरकार अधिनियम के बारे में पूछे तो 1909 के द्वारा। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया। जो सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी वो सिखों पर, ईसाइयों पर और आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया, 1919 के अधिनियम के द्वारा ही ये सारी चीज़ें की गई। ठीक है, 1919 को तो ऐसे याद रख लेना कि जो सिखों पर की गई और निर्वाचन प्रणाली वो कहाँ की गई और कब की गई। तो ये क्या गया, तो ये कैसे याद रखोगे, जैसे सिखों के लिए याद रखोगे तो सिख अगर कहीं भी सिख आ जाए क्वेश्चन में तो उनका अमृतसर में हुआ था। सिख कहाँ रहते सब ज़्यादा, अमृतसर में, पंजाब अमृतसर में। ठीक है, तो अमृतसर में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसी के द्वारा उसको अटैच कर लेना इससे कि अगर जो कभी भी सिखों के बारे में या ईसाई तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया था, क्या, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली, यानी कि सांप्रदायिक यानी कि उनके संप्रदाय के हिसाब से निर्वाचन प्रणाली पर जो लागू किया गया था वो क्या किया गया था, सिखों और ईसाइयों पर, आंग्ल भारतीयों पर क्या लागू किया था, 1919 में एक अधिनियम लागू किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली किस तरीके से होती है, देखते हैं। अभी सांप्रदायिक के बारे में बात चली थी ना, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों तथा आरोपियों यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया। ये क्या कर दिया गया था, यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया था। यानी कि जो सिख थे, सिखों पर निर्वाचन प्रणाली का, और सिखों के इस आंग्ल भारतीयों पर, यूरोप पर भी लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली। फिर उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्वैध सदनात्मक विधायी स्थापित की गई थी। द्वैध सदनात्मक क्या स्थापित की गई थी, विधायी स्थापित की गई थी। आई बात समझ में। और द्वैध शासन के जन्मदाता लियोन कार्टिस थे। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे, लियोन कार्टिस थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इसे हाईलाइट कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे, द्वैध शासन के जन्मदाता लियोन कार्टिस थे। कौन थे, लियोन कार्टिस थे। मैंने भी हेडलाइन कर रखा है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 पाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है 1935 का भी, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो 1935 का जो हमारा अधिनियम था, सर जॉन साइमन,
कौन थे? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। किसकी सदस्यता में? सर जॉन साइमन की। तो जो इम्पोर्टेंट नाम हुआ गया ना, उनको हाईलाइट जरूर किया करो, उनको हाईलाइट क्या करना है? जरूर करना है। तो इसको कर लो कि भारत सरकार अधिनियम में 1935 में सबसे ज़्यादा मतलब की अध्यक्षता में कौन 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसमें सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किसका हुआ? 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ। गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 में हुआ। यानी कि अब अगर इसे पढ़े हम शॉर्ट ट्रिक में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ 8 नवंबर 1927 में। ठीक है। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कौन थे? इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे और श्वेत आयोग की संज्ञा से अभिहित किया था। क्या कहते? श्वेत आयोग की संज्ञा से अभिहित किया था। किसको किया था? आयोग के सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है। तो इस आयोग के सदस्य कौन थे? इस आयोग के जो जितने भी सदस्य थे वो अंग्रेज थे। ठीक है। और श्वेत आयोग की सहायता संज्ञा से अभिहित किया था, यानी कि श्वेत आयोग की सहायता से ही इसको अपनाया गया था। तो अगला पेज चलते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या हुआ? किसी भारतीय के आयोग में शामिल न किए जाने पर, किसी आयोग के शामिल न किए जाने पर 1935 का अधिनियम, किसी आयोग के भारत में शामिल न किए जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ। यानी कि अगर जो उसका कोई आयोग नहीं बना तो उसका क्या हुआ? क्या हुआ? विरोध हुआ। किसी भारतीय के आयोग में शामिल न किए जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता में M.N. अंसारी में आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। क्या लिया गया? पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। इसी को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना। ठीक है। तो इसको हाईलाइट करना कि 3 फरवरी 1928 को कब पहुंचा? आयोग पहुंचा। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा। और क्या करा था कि किसी भारतीय आयोग में शामिल न किए जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन और 1927 की अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? M.N. अंसारी ने। आयोग के पूर्व बहिष्कार का निर्णय लिया। किसका निर्णय लिया? पूर्ण बहिष्कार का। तो जो चीज़ें हाईलाइट करी हैं उस पर ध्यान रखना। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिससे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने 10 सदस्यीय नेहरू रिपोर्ट जो थी वो अप्लाई करी। तो यहाँ पे हेडलाइन करना, मोतीलाल नेहरू की किसकी अध्यक्षता में कितने सदस्य थे उस समय? 10 सदस्य में नेहरू रिपोर्ट की अपनी प्रस्तुति की, जिससे नेहरू रिपोर्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने कब की थी? 1928 में की थी। मांग की थी, एक तरीके से संविधान की ही मांग की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 10 इसमें सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे नेहरू जी के साथ। फैक्ट कौन थे? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना, सबसे पहले जो मुस्लिम लीग की सबसे ज़्यादा मांग कर रहे थे वो कौन थे? जिन्ना जी थे। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश की। क्या इसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर्वाधिक सुधारों पर विचार हेतु किया गया। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट थी इसका विरोध किया गया। विरोध किसने किया? विरोध में जिन्ना ने अपनी। तो जब नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, इसकी मांग की गई, 1929 में फिर ये रिपोर्ट आई और इसमें इन्होंने क्या करा कि इसका विरोध करा। विरोध करने के पश्चात जिन्ना ने अपनी, तो किसने? जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग यानी कि मात्र 29 मार्च 1929 को पेश कर दी। यानी कि इसने क्या कर दी कि इसने अपनी सूत्री कर दी कि हमें मुस्लिम लीग को ये चाहिए, हमें हमारे साथ इस तरीके से करोगे तो हम मानेंगे, अन्यथा हम इसके नहीं मानेंगे। यानी कि कुल मिला के मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है इस पर? और 3 गोल में सम्मेलन हुए। 1930 में प्रथम हुआ, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में।
तो कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। देखो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं गोलमेज सम्मेलन में। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तो जो 1930 में हुआ इसमें भी B.R. अम्बेडकर थे, इस मीटिंग में भी, इसमें भी B.R. अम्बेडकर थे और इसमें भी B.R. अम्बेडकर थे। परंतु 1931 का गोलमेज सम्मेलन में जो इन सारे तीनों में क्या थे, भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया, ठीक है। परंतु 1931 में भीमराव अम्बेडकर ने तो हिस्सा लिया ही लिया था, उनके साथ किसने लिया था? गांधी जी ने लिया था। तो M. मोहनदास करमचंद गांधी जी, MSCG, MDCG। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने इसमें क्या लिया था? हिस्सा लिया था। और भी सदस्य गए थे इनके साथ, पर मेन इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 बना। तो कब बना? भारत शासन अधिनियम 1935 बना। यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। सबसे अंतिम था और सबसे बड़ा और सबसे जटिल दस्तावेज था। आधे जब ये बताते हैं कि संविधान का आधे से ज़्यादा स्वरूप 1935 के अधिनियम से ही लिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का बना और इसने क्या बोला है? अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज का। इसमें कूटकरण, इसमें क्या हुआ कि इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। यानी कि टोटल अगर जो देखा जाए कि बेसिक संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग थे? तो 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 क्या थे? भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान इस अधिनियम का एक सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। यानी कि वर्तमान अधिनियम में, भारतीय संविधान में, तो मैं अभी वही बता रहा था कि जो हमारा अब वर्तमान का संविधान है इसमें 1935 के संविधान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से एक नज़र देख लेते हैं। एक नज़र और सब कवर, कितना अच्छी लाइन है ना, एक नज़र और सब कवर। परीक्षा दृष्टि एक नज़र सब कवर में आपका स्वागत है। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935 में था। तो कौन से था? संघीय सरकार। मैंने बोला था ना, संघीय के बारे में अगर जो आ जाए तो 1935 करेंगे, और द्विवेद आ जाए द्विवेद में, तो द्विवेद में किसका यूज़ करेंगे? 1919 का। तो संघीय आ गया 1935 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल कर लिया गया? देखो किस में आया, सबसे पहला आ गया इसमें 1919 में मैंने 3 चीज़ बताई थी। मैं अमृतसर में क्या हुआ था? 1919 का जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में कौन लेते हैं? सिख लोग लेते हैं। तो सिखों, आंग्ल भारतीय सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों को सिखों के रूप में। यानी कि अगर तो कोई पूछे कि शासन अधिनियम जो था वो सांप्रदायिक निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा हुआ? संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित है या इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है, या फिर इसमें क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश है। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित है तथा इसमें एक मुख्यालय सम्राट द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश सम्राट द्वारा की जाती थी। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? संविधान निर्माण हेतु जो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम कब किया गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। 1942 में क्या किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा ये क्या किया गया था? हमारा निर्माण किया गया था। क्रिप्स मिशन का किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? उत्तर दिनांकित चेक कहा। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो अब कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्लियामेंटो एक्ट के द्वारा मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के जो मेन सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एनवी अलेक्जेंडर।
जो पैथिक लॉरेंस थे वो भारत के सचिव थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। और एवी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे। ठीक है, तो पूछ ले आपसे पैथिक लॉरेंस कौन थे, भारत के सचिव थे। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। किसके थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर कौन थे, एवी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे। कौन थे, नौसेना के प्रमुख थे। नीचे पॉइंट देख लो, संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। 10 लाख की जनसंख्या पर, यानी कि एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर नियुक्त किया जा सकता था, 10 लाख सदस्य। यानी कि एक एरिया में अगर 10 लाख सदस्य हैं तो वहाँ पे एक क्या किया जाएगा, एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। आई बात समझ में। तो ये भी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट वाला। ठीक है, संविधान सभा में के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी, 389। ये दिख नहीं रहा होगा इसमें, 389 थी। ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के भीतर, त्यागपत्र देने के पश्चात जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का है उनका त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें उसका साथ डॉक्टर अबुल कलाम ने भी दिया। तो कांग्रेस के द्वारा जो त्यागपत्र दिया गया मंत्रिमंडल के पश्चात, मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मना लिया अपना। ठीक, आज़ाद तो खैर ये हमसे पहले ही हुए थे, तो इनका स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, हमारा 15 अगस्त को। ठीक है, एक दिन का ही फर्क था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में दिया गया। अगस्त प्रस्ताव कब दिया गया, 1940 में। अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ लेते हैं। कितने टाइम हो गया, 22 मिनट की वीडियो हो गई। अगस्त प्रस्ताव तो हो सकता है, देख लो एक बार, रहने दूं, देख लो, छोटा सा ही अगस्त प्रस्ताव। तो लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के माध्यम से 8 अगस्त 1940 क्या है, 1940 है। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारत वायसराय के मध्य से 8 अगस्त, कब, यहाँ पे है ये 8 अगस्त AUG 1940 1940। ठीक है, 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिससे एक प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी कहा जाता है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। इस विचारधारा के पोषक गांधी जी थे। इस विचारधारा के पोषक कौन थे, गांधी जी थे। तो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट भी। ठीक है, कौन थे, गांधी जी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो कब किया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम में किया गया। कौन से में, पवनार आश्रम में। पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र में पड़ता है, शुरू किया गया। और इसमें क्या किया गया, इसके सदस्य क्या करें, इसके प्रथम सत्याग्रही, थोड़ा चमक नहीं रहा भाई, इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। यानी कि महाराष्ट्र में जो शुरू किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को पवनार के व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो उसके प्रथम सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। क्या कहा गया, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया।
ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942, तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? दिख रहे होंगे आपको, विंस्टन चर्चिल जी थे। यही थे हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री 1942 के समय, तत्कालिक प्रधानमंत्री। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन ये वाला भी कि कौन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और कल हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या हुआ, किस तरीके से हमारा संविधान आया और कितने समय बाद ये लागू किया गया, इस सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी विस्तारपूर्वक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी, क्लास 4th। और आप भी इसी तरीके से बने रहिए। और यूट्यूब चैनल पे यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो, कमेंट करके जरूर जाया करो कि हमें पता चलेगा कि रेटिंग क्या चल रही है, किस तरीके से तुमको समझ में भी आ रहा है। तो नहीं तो फिर हम तरीका बदलेंगे। हाल में तरीका बहुत बेस्ट है, तो इसके नोट्स बनाते रहना। जिस भाई को ये PDF चाहिए तो वो PDF टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे जाना और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इसी तरीके से बने रहिए। सभी को मेरा राम राम।